सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। सुना था कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, यह भी सुना था कि सियासत में कोई दोस्त नहीं होता, हलीफ होते हैं या फिर हरीफ। आज ये नज़ारे अपनी आंखों से देख भी लिए। पीडीएम की सूरत ऑपोजिशन ने जो सियासी रिश्तेदारी बनाई थी, नून लीग जिसे लेकर बहुत जज्बाती हो रही थी। मरीम नवाज तो इस रिश्ते को पक्का करने के लिए लाड़काना जाकर जिए भुट्टो के नारे भी लगाई थी, लेकिन आखिर वही हुआ जिसका हमने पहले जिक्र किया कि सियासत के सीने में दिल होता ना कोई दोस्त होता है। हलीफ होते हैं या हरीफ। पीपल्स पार्टी कल हलीफ थी, आज हरीफ बन गई है। आज सेनेट में यूसुफ रज़ा गिलानी की बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी का नोटिफिकेशन देखकर नून लीग को अब तो इस पर हक्कुल यकीन आ गया होगा। आप खुद देख लें, पीडीएम इत्तेहाद की सरबराही दिखाने को मौलाना फजलुर रहमान के नाम है, लेकिन सच यह है कि पीडीएम का अगर कोई सियासी इमाम है तो वो पीपल्स पार्टी है, वो जरदारी साहब है। पीडीएम इत्तेहाद की पैदाइश से लेकर अब तक ये बात हर मौके पर साबित हो चुकी है। इस्तीफे देना पीडीएम की सारी जमातों का फैसला था, लेकिन मानी किसकी गई? पीपल्स पार्टी की। पीडीएम की जमातों को ज़िमनी इंतखाबात और सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने पर राजी किसने किया? पीपल्स पार्टी ने। सेनेट में विफाक की सीट पर पीडीएम का मुश्तरका उम्मीदवार कौन बना? पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी। वही गिलानी जिसकी नाअहली के लिए नवाज शरीफ काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट जाते रहे और फिर जमाने ने देखा कि नून लीग ने चूं चरा किए बगैर उसी गिलानी को कामयाब कराया। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में भी नून लीग पीपल्स पार्टी की इक्तदा में खड़ी नजर आई। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर नून लीग का होगा, यह फैसला पीडीएम इत्तेहाद का था, लेकिन बना किसका? जी बिल्कुल सही, पीपल्स पार्टी का। अब नून लीग शोर मचा रही है कि पीपल्स पार्टी ने अपना ऑपोजिशन लीडर बनाकर पीडीएम को नुकसान पहुंचाया। यही बात जब न्यूज चैनल्स पर बैठे तजियाकार कहते थे तो नून लीग इन पर जर्द सहाफत का इल्जाम लगाती थी। इसरार यह था कि पीडीएम इत्तेहाद कायम है, चंद तजियाकार ऐसी खबरें फैलाकर ऑपोजिशन इत्तेहाद के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अब यही तजियाकारों का पंजाब की बड़ी जमात नून लीग से सवाल होगा, वो भी पंजाबी में, कि हुनर आम है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगाज से लेकर अब तक पीडीएम में शामिल होकर नून लीग के हाथ क्या आया? इस जवाब का इंतजार रहेगा। दूसरा, नैब में मरीम की पेशी मुलतवी होने को बड़ी फतह करार दिया जा रहा है। नारे लग रहे हैं कि नैब निहत्ती लड़की से डर गया। लग यूं ही रहा है कि वाकई नैब डर गया, लेकिन फिर सवाल है इस बड़ी फतह का क्या फायदा? अगर नैब ने तहकीकात में रुकावट डालने का कानून लगा दिया तो फिर सजावार कौन होगा? इन सारी बातों में बहुत से सबक हैं, लेकिन सोचने वालों के लिए। क्या लीगी क़यादत इस पर गौर करेगी? दूसरा, क्या नैब तहकीकात में रुकावट का जवाब बनाकर मरीम के खिलाफ कार्रवाई करेगा? 10 साल सजा हो सकती है। इसी पर बात करेंगे और चीनी माफिया के खिलाफ शिकंजा कसने की खबरों पर भी बड़े इंकशाफात होंगे। लेकिन सबसे पहले सेनेट में ऑपोजिशन लीडर नामजदगी का जिक्र करते हैं असद खरल बाबर डोगर से। आप दोनों को जनाब सलाम है। मैं अभी प्रोग्राम से पहले बाबर डोगर साहब से जब मुलाकात हुई, मैंने कहा जी बाबर साहब आपको मान गए हैं। आप पहले दिन से कह रहे थे यूसुफ रज़ा गिलानी ऑपोजिशन लीडर बनेंगे सेनेट में, लेकिन एक गिला मुझे फिर भी बाबर साहब से, उस पर मैं आऊँगा। खरल साहब, क्या कर दिया है नून लीग के साथ पीपल्स पार्टी ने? यानी वो मरीम साहबा सुबह पीडीएम को नाश्ता करवा रही हैं, वहाँ नाश्ते में खबर आ रही है कि जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी तो बन भी गए, नोटिफिकेशन भी हो गया, और सादिक सिंजरानी साहब के पास जाकर, जिनके खिलाफ वो अदालत में गए थे, इसलिए हसन इकबाल साहब, आज़म रज़ी तारड़ साहब भी खड़े थे, राना सनाउल्लाह भी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बाहर आकर की कि ये तो वाकई धचका लग गया पीडीएम को। उन्होंने खुद बोला ये लफ्ज़। मामला ये है कि 3-4 दिन से जिस तरह गोलाबारी हो रही, जब से जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को खरी खरी सुनाई और उसके बाद फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मरीम साहब को खरी खरी सुनाई और मौलाना साहब ने बीच बचाव कराने की कोशिश की। अब मामला ये, जो अपोजिशन लीडर बनना बहुत बड़ी बात नहीं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की। ये सारी जितनी भी सिचुएशन हो रही है, इसके अंदर पीडीएम को लीड कर रहे हैं और उसको बतौर पपट इस्तेमाल कर रहे हैं आसिफ जरदारी साहब। आपको याद, मैं बार बार याद कराता हूँ नाजरीन को भी, 2023 पर जरदारी साहब को ये टास्क दिया गया है कि आपने तमाम जो गैर फितरी इत्तेहाद है, नून लीग वगैरह जो है, इनसे इसी तनख्वाह पे आपने काम करवाना है। जरदारी साहब चेयरमैन सेनेट अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के नहीं हुए तो उसमें किरदार है नून लीग का, आपको पता है। अगर नून लीग को पता था कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट बन जाए तो उनके सिस्टम के अंदर और ज़्यादा स्टेक्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। सिंध में ऑलरेडी उनकी हुकूमत है। इस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब को अगर हरवाया, अब्दुल गफूर हैदरी साहब को, तो उसके अंदर भी नून लीग चाहती थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के स्टेक ज़्यादा कहीं इन्वॉल्व ना हो रहे। तो लिहाजा अब उन्होंने जिस तरीके से, हालांकि कमिटमेंट ये हुई थी
कि चेयरमैन जो होगा पीपल्स पार्टी का होगा सेनेट का, डिप्टी अपोजिशन लीडर जो जेयूआई का होगा, ये पीडीएम में फैसला हुआ था, और अपोजिशन लीडर जो कायदे आज़म के खिलाफ होगा नून लीग का होगा। तो पीपल्स पार्टी ने कहा जब हमारे चेयरमैन को हरवाने में नून लीग का एक किरदार सामने आ गया और वो सारे एक्सपोज हो गए, तो फिर हम इनको क्यों उस चीज़ पे कमिटमेंट करेंगे, पासदारी करेंगे। अब मामला ये जो कह रहे हैं आप कि जो ये सारा मामला हो रहा है और जो पीडीएम के हवाले से जिस तरीके से मरियम साहबा ने कोई ऐसे काम नहीं, कभी पीपल्स पार्टी के जो बैनर तले उनकी तस्वीरें भी लगी, वो उनके जलसों में भी गई, रैलियों में गई, जीए भुट्टो के नारे लगाए। लेकिन आपको उसामा साहब, नाजरीन भी देख रहे हैं, डोगर साहब भी आपको याद होगा, मैंने बहुत अरसा पहले कहा था कि एक हफ्ते के अंदर जब आसफ जरदारी साहब ने 3 मरतबा नवाज शरीफ साहब से फ़ोन किए, उसके बाद मरियम साहबा से बिलावल भुट्टो जरदारी की, आसफ जरदारी साहब ने बता दिया कि आप इनसे भी इनपुट लें। उसके बाद उनको पता लग गया पीपल्स पार्टी को कि मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब के चूँकि सिस्टम के अंदर स्टेक्स नहीं है, वो भगौड़े हैं, ताज या नाहल हैं, मरियम साहबा के ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, तो लिहाजा इनका बयानिया भी साथ, इसलिए उन्होंने फिर ऑप्ट किया कि पहले जीडीए का बंदा आया, वो मोहम्मद अली दुरानी साहब जी, और जिनके बारे में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ पीपल्स पार्टी के स्टेज पे खड़े होके मरियम साहबा ने कहा था कि हमें तो मुलाकातें नहीं करवाई जाती, लेकिन जो हुकूमती पैगाम रसान है उनको सहूलतकारी फराम की जाती है। यानी शहबाज शरीफ साहब के ऊपर उन्होंने डाउट क्रिएट किया, यानी उन्होंने बताया कि चचा हमसे नहीं मिलते, ना हमें मिलवाया जाता है, क्योंकि जिनसे जारी बात है कैदी हवालाती कहेगा उनसे मुलाकात तो हो जाएगी, कौन सा मुश्किल काम है इनके लिए। अच्छा, अब मामला यह है कि वो उन्होंने टांट की, और फिर बिलावल भुट्टो साहब को उन्होंने जिस तरह कहा कि एक और सिलेक्टर तैयार किया जा रहा है, फिर वो तलाल चौधरी का ट्वीट, उसका जवाबी ट्वीट। मामला यह है कि जिस तरह इनके खानदान के बारे में बिलावल साहब ने कहा कि इनका जो माजी क्या है, मामला यह है कि उसामा साहब, जब पीपल्स पार्टी को पता लग गया कि पहली मरतबा 30 सालों में 3 दहाइयों के बाद उनको एक मौका मिल रहा है, जो हमेशा नून लीग की स्ट्रैटेजी थी, जिस तरह जुनेजो की पीठ में छुरा घोंपा गया, जिस तरह अपनी जमात की पीठ में छुरा घोंपा गया, पीपल्स पार्टी को इन्होंने सिक्योरिटी रिस्क बनाने की कोशिश की। कभी रजाज हसन साहब, हालांकि वो पिट के मर गए कि ये जो सिखों की लिस्टों के ऊपर मेरे ऊपर इल्जाम है, ये ऐसी की बात ही नहीं है। अच्छा, लेकिन आपको पता है बेनजीर को सिक्योरिटी रिस्क बनाने के लिए कोशिश की, एस्टैब्लिशमेंट के करीब होना कोई बुरी बात नहीं है। तो मामला ये है कि हमजा शहबाज, आसफ जरदारी, अब देखें शहबाज शरीफ साहब बिलावल हाउस गए, बेशक हाथ नहीं मिलाया कोरोना के बहाने पे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आके मिले शहबाज शरीफ साहब को, हमजा शहबाज को एक की बजाय 2-2 3-3 दफा मिलाया, मरियम साहबा को नहीं बुलाया, और मरियम साहबा के बारे में जिस तरह उन्होंने वहां पे बात की, और अभी जो ये सारा मामला हो रहा है, अब अलाइनमेंट क्या बन रही है, पीपल्स पार्टी और जो एक्सट्रीम है जेयू जमात इस्लामी के साथ, सिराजुल हक के साथ उनकी मुलाकात, और शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज और पीपल्स पार्टी एक पेज पर है, माइनस नवाज माइनस मरियम जो है, अब ये आगे सिनेरियो बन रहा है, और जरदारी साहब सिचुएशन है, उनको थोड़ा बहुत मिल जाएगा, उनके हिसाब मुताबिक जुस्सा मिल जाएगा। आपने पहले दिन ही कह दिया था कि यूसुफ गिलानी ऑपोजिशन लीडर बन जाएंगे सेनेट में, लेकिन नून लीग ने माना नहीं। नून लीग शदीद दुखी है, और बल्कि अवामी नेशनल पार्टी ने भी साथ दे दिया। 30 साइन जो है उनमें अवामी नेशनल पार्टी यानी पीडीएम के लोग भी हैं, दिलावर खान साहब भी हैं, उन्होंने भी वो 30 ने जाकर साइन कर दिए। और नून लीग तो अपना 17 का साइन करके अपने लोगों का, जेयूआई फे ने उनको सपोर्ट करना, 5 उनके होने थे, 17 इनके साइन थे, उधर 21 और कुल 30 हो गए उधर। यूसुफ गिलानी साहब ने खुद मीडिया में कहा कि जी मुझे तो खुद पता नहीं था, मुझे शहरी रहमान साहब ने बुलाया, मैं आया हूँ 30 लोगों के साइन पर कि जी ये 30 लोग इनको रिकमेंड कर रहे हैं, वो बन गए। क्या हो गया, पीठ में छुरा घोंप दिया पीपल्स पार्टी ने। तो अब भी पीडीएम के बारे में अगर मरियम कहेंगी कि हाँ 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 लड़ाई हो गई, तंज करेंगी, ये अब क्या बनेगा? उसामा साहब, फिर कोई नैब का केस आएगा, फिर कोई नैब की पेशी आएगी, फिर ये इतलात आएंगी कि स्विस कोर्ट को नैब के हवाले किया जा रहा है, ये फिर सारे इकट्ठे हो जाएंगे। नून लीग को पहले दिन से पता था कि यूसुफ गिलानी ने ही अपोजिशन लीडर बनना है। मेरी नून लीग के बेताशा लोगों से बात भी हुई थी, वो ये जानते थे कि पीपल्स पार्टी जो है उसको बहुत सारी पार्टियों की सपोर्ट हासिल हो रही है। इवन मौलाना फजल रहमान जो थे उनको भी आसिफ अली जरदारी ने कन्वे कर दिया था कि यूसुफ गिलानी ही अपोजिशन लीडर होंगे। मुझे आप आज बताएं कि ये तो इन्होंने पीडीएम के अंदर जाके फैसला करना था कि ना अपोजिशन लीडर कौन होगा। पीडीएम का कोई इजलास ही नहीं हुआ, और आज यूसुफ गिलानी जो है वो अपोजिशन लीडर, उनका नोटिफिकेशन भी हो गया। होना तो ये चाहिए था कि फजल रहमान आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और अपनी रिजर्वेशन शो करते कि भाई मैं पीडीएम का प्रेसिडेंट हूँ, पार्टी ने तो मेरे इत्मीनान में लिया ही नहीं।
मुझे पता है कि फजलुर रहमान की आज सुबह से कोई स्टेटमेंट आई नहीं आई। लेकिन एहसन इकबाल साहब की आई सर, है। एहसन इकबाल साहब की आई, वो भी एक आई वॉश था, वो भी एक आई वॉश था। जो है मसला ये कि नून लीग को पता था। एहसन इकबाल साहब ने तो सिर्फ इतना कहा कि जनाब अगर आपने अपोजिशन लीडर बनना था तो फिर आप नवाज शरीफ से कहते, नवाज शरीफ आपको बना देते, यानी कि जाके नवाज शरीफ के दर पर भीख मांगते अपोजिशन लीडर की तो आपको मिल जाती। फिर पार्टी नहीं चाहती थी कि वो जाके नवाज शरीफ से भीख मांगे। उनको पता था कि वो इसी तरह से बनाने में कामयाब हो जाएंगे, तो नवाज शरीफ की हसरत रह गई, मरियम की ये हसरत रह गई कि फिर पार्टी आए हमसे पूछे। नून लीग को पता था कि यूसुफ गिलानी ने ही अपोजिशन लीडर बनना है। वो साइन देकर आपने बताया चेयरमैन की बात है, को पता था यूसुफ गिलानी बना और पहले उन्होंने गद्दारी की, पहले पिंड में जुड़ा, नून लीग ने घोंपा डोगर साहब आपने बताया था, बिल्कुल बात ठीक की। ये तयशुदा प्लान था कि यूसुफ रजा गिलानी साहब ने, हमने प्रोग्राम बता दिया था और उन्होंने चेयरमैन बनना था। तो इससे आगे की बात चला और सेनेटर क्या अब अगर ये आप कह रहे हैं अंडरस्टैंडिंग से हुआ है तो पीपल्स पार्टी फिर आ रही है लॉन्ग मार्च में इस्तीफों के बगैर? उसामा साहब, लॉन्ग मार्च डिसाइड हो चुका है, इस्तीफों के बगैर ही होगा और धरने पे जो है वो मुशावरत जारी है। अब देखें कि मसला ये है कि इनको पता है कि लॉन्ग मार्च से हुकूमत नहीं जानी, ये नून लीग भी जानती है, ये पी पार्टी भी जानती है, ये मौलाना फजलुर रहमान भी जानते हैं कि लॉन्ग मार्च से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होना। मसला ये है कि अब पीडीएम को बचाने के लिए लॉन्ग मार्च करना बड़ा ज़रूरी हो गया है। अगर लॉन्ग मार्च नहीं करते तो फिर पीडीएम के वजूद जो है वो उसका अच्छा वैसे डोगर साहब मैं इस बात पे हैरान हूं कि पीडीएम के वजूद से हुकूमत को क्या तकलीफ है? अगर ऐसी पीडीएम, ऐसी मुतहिदा अपोजिशन, ऐसा गैर फितरी ताद जो जूतियों में दाल आपस में बांट रहा है, मुझे एक बात बताए, पीडीएम ने जहाँ गेन करना था वहां पे गेन किया है। इलेक्शन उन्होंने जीते हैं, इसी हुकूमत से इलेक्शन जीते हैं। आप पीछे जितने भी सारे इलेक्शन निकाल लें, चेयरमैन सेनेट कौन जीता? ज़िमनी इलेक्शन तो छोटा एक इलेक्शन का मुनाज़ा हो गया, शहरा में उन्होंने जीता है इलेक्शन सारे। मुझे बताया चेयरमैन सेनेट लेकिन लीड रोल क्या है चेयरमैन सेनेट? वो शायद अगर नून का अकेले भी होती जीत जाना था। कायदे में इख्तिलाफ तो जाहिर बात है, हुकूमत ने बनना तो नहीं था, कायदे से खिलाफ तो नून लीग और पीपल्स पार्टी में टाई होनी थी ना। तो परवेज खटक साहब ने कहा ना कि ये जनाजे का, पीडीएम के जनाजे का इल्जाम हम पर ना लगाइएगा कि वो फजलुर रहमान साहब कह रहे थे ना कि साजिशी हुकूमत की नाकाम होगी, हम इकट्ठे होंगे। उनका जी हम तो सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं, इंतकाल एंजॉय कर दी, कुल खाने भी कह दी, फातिहा खाने भी कर दी थी, आपको पता है पहले ही। अब मुझे ये बताएं कि ये जो पीडीएम अगर है, अगर जो जिस तरह ये हो रहा है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि 2023 तक इमरान खान की हुकूमत को अगर ऐसे पीडीएम का रहेगा तो वो अपनी डिलीवरी के ऊपर साहब मैं आपसे एग्री करता हूं। मैं ये हुकूमत अगर गिरी तो अपने बोझ तले गिरेगी, अपनी नाकामियों की वजह से, नालायकियों की वजह से। मैं इससे पीडीएम की वजह से नहीं है, पीडीएम के धरने की वजह से, पीडीएम की लॉन्ग मार्च की वजह से। लेकिन कल आप मुझे एक बात बताएं, नैब ने अल्टीमेटली अपना नोटिफिकेशन विड्रॉ किया। मैं आपको बताता हूं, आपको पता अंदर की कहानी क्या है? डोगर साहब आज परेशान है, नून लीग के जो सारे मंसूबे थे, जो अजाइम थे और जो आप बात की है, जो ये बहुत बड़ा टीजर दे रहे हैं। अगर अब ज्यादा ब्रेक के बाद हमने इस पर बात करनी है, ब्रेक के बाद तफसील से, लेकिन अभी से शुरू कर ले, काम बड़ा जबरदस्त है डॉक्टर साहब। अच्छा, ये जो फतह किसकी है मैं आपको बताऊंगा। चले ब्रेक के बाद इस पर हम बात करेंगे। अभी ये बताएं कि ये तो नून लीग परेशान हो रही है कि हमारे साथ हो क्या गया, नैब ने हमारे साथ किया क्या है। अब ये तो कहा गया है, पहले राणा सनाउल्लाह साहब ने बात की थी कि जी जो सुराख हुआ था पीडीएम की कश्ती में वो फजलुर रहमान साहब ने ना भर दिया है। सुराख वाली कश्ती जो है ना वो कभी दरिया अबूर नहीं है, समुद्र वो दागी हो जाती है और डैमेज होगी। अब ये मान रहे हैं पीडीएम अपनी नाकामी का इतराफ, सुराख जब हो जाता है अच्छा तो वो किसी काम की नहीं रहती। अब ये सुराख वाली पीडीएम राणा साहब खुद एडमिट कर रहे हैं, तो लाले इस कश्ती की कोई वैल्यू नहीं। अब इसके अंदर मजीद सुराख रोज हो रहे हैं, एक सुराख वो कह रहे हैं, ये कहते हैं इसका फायदा कोई नहीं है। जिन्होंने फायदे लेने थे बेतहाशा फायदे तो जरदारी एडमिनिस्ट्रेशन में ना उसमें नून लीग को क्या फायदा हुआ? सर मरियम भी बाहर है, नवाज शरीफ लंदन में है, आप इसको फायदा नहीं गिन रहे। मरियम को अरेस्ट नहीं कर पा रही नैब, आप इसको फायदा नहीं गिन रहे। नून लीग के वो जो लोग, मेरी बात सुने, गफूर हैदरी साहब ने जितने लोगों पे पर्चे दर्ज हो रहे थे, नैब जिनके पीछे पड़ी हुई थी, नैब अब बैठ गई है, पीछे हट गई है। ये नून लीग को फायदा नहीं हो रहा, आप इसको किस तरह से फायदा नहीं कहते? अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने कहा है कि मरियम को रिलीफ मिला है मौलाना फजलुर रहमान की वजह से। अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने कहा है, जनरल साहब अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने कहा है कि मरियम को रिलीफ मिला ही मौलाना फजलुर रहमान की वजह से है। आप भी इधर है, मैं भी इधर हूँ। देखिए आपका, आप बसात एहतराम के साथ आपका अपना पॉइंट हुआ, डोगर साहब का, मैं गलत हो सकता हूँ। नून लीग के किसी लीडर के खिलाफ नैब में एक्विटल नहीं हुई, एक्विटल हुई है नहीं। अगर बरीयत, अब जमानत होना कोई इशू नहीं है,
जमानत अदालत देती आधा है, ठीक केस है, जो भी है, लेकिन उसामा साहब जब तक लॉजिकल एंड, हाँ जब एक्विटल होगी तो फिर जरदारी की भी नहीं हुई, ओमनी ग्रुप में भी किसी की एक्विटल नहीं लेकिन हुई। डोगर साहब उसमें लेकिन वो ऐसे लग रहा है कि जैसे मनो मट्टी के नीचे वो सारे केसेस दब गए। उनकी जब जमानत हुई तो आपको ना सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से ये नायब रावलपिंडी को केस दिए गए, क्योंकि वहां पे इन्फ्लुएंस था। जेएटी जब बनी तो रिकॉर्ड नहीं उठाने दे रहे थे, अच्छा। फिर रेंजर को लगाना पड़ा, वहां पे सारे रिकॉर्ड उठाया गया। खल साहब मैं ये जानता हूं कि पीडीएम की वजह से ये अपोजिशन पार्टीज को फायदे पहुंचे हैं, इन्होंने फायदे लिए हैं। हुकूमत को क्या इनसे हुकूमत को क्या पीडीएम का थ्रेट है सर? यानी ऐसी पीडीएम का हुकूमत को कोई थ्रेट नहीं है। सर हुकूमत को क्या थ्रेट है? हुकूमत इस्लामाबाद में इतनी बड़ी सीट हार गई, फाइनेंस मिनिस्टर अपना हरवा दिया उन्होंने। इससे बड़ी आप और क्या कहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि पीडीएम जाए, प्राइम मिनिस्टर को उठाए, बस समझ इस तरह तो नहीं हो सकता। मसला ये सर, ये इत्तेमाद का वोट लेना बड़ी बात है। उन्होंने इमरान खान को इत्तेमाद का वोट लेना पड़ गया, इमरान खान ने खुद माना, फिर आखिर तक शेख रशीद साहब कह रहे थे सुबह तक बंदे पूरे नहीं हो रहे थे। अपने इत्तेमाद का वोट खो चुके हैं तो लेके, तो ये तो मैं समझता हूँ जरदारी साहब को जो टास्क दिया गया बड़े खुश सलूबी से अदा करवा रहे हैं। इनको समझ आएगी ना जब ये नून लीग वालों जो बाकी मौलाना फजलुर रहमान साहब जो पता क्या करे, मौलाना फजलुर रहमान साहब सिर्फ इस तलाश में है जो पानी के बगैर इस तरह मछली तिलमिलाती है। एक मैं मिसाल देता हूँ, मौलाना साहब कहते हैं मुझे क्या मिलेगा, मुझे कुछ दो, क्योंकि पहले तो हाफिज हुसैन अहमद साहब ने कहा ना, इल्जाम उन्होंने लगाया, हम तो नहीं लगाया, कि वो रेंटल मार्च और उनका पता नहीं कितनी अरब और रिकवरी के लिए और दोबारा इस तरह की चीजें आई, उनके अंदर से आवाजें उठ रही थी। उनसे पहले जीरक और सीनियर पार्लियामेंटेरियन है। मामला ये है, उसामा साहब, डोगर साहब भी अपनी बात कर रहे हैं, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं कह रहा हूं ऐसी एक लूली लंगड़ी जो पीडीएम है जो आपस के अंदर जूतियों में दाल बांट रही है। अच्छा मुझे बताएं, सर ब्रेक हो जाएगी, चंद बातें बड़ी हम। एक तो एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि जी 22 करोड़ आवाम की उम्मीदों का मरकज है पीडीएम, और ये 72 साल से जो म्यूजिकल खेल चल रहा है इसको हमने खत्म करना है, और जो भी पीडीएम का मंशूर जिंदा है और जिस किसी ने भी पीडीएम के अगराज़ और मकासद के साथ बेवफाई की, इसकी वो इतनी बड़ी कीमत अदा करेगा शायद वो तसव्वुर भी नहीं कर सकेगा। एक तो इसका मतलब पीपल्स पार्टी उनका जो भी मंशूर है वो उस समय कामयाब है। अच्छा क्या आपको लगता है, अगर आप समझते कि आसिफ अली जरदारी ने कामयाबी ली तो पीडीएम की वजह से है, उन्होंने जो भी मुराद दी उनको पीडीएम की वजह से मिल रही है। अगर पीडीएम ना होती, आज से 6 महीने पहले का आप सिनेरियो देख लें, सिंध गवर्नमेंट का क्या हाल था, सिंध गवर्नमेंट और पीटीआई की गवर्नमेंट आपस में बिल्कुल एक दूसरे से हेड ऑन थे। आज आप उनको जो रायतें मिल रही हैं पीडीएम की वजह से मिल रही है। ओमनी ग्रुप के केसेस कहां पर है, पीडीएम की वजह से। आप जरदारी को पीडीएम छोड़ दें, बाहर निकल जाएं, मैं देखता हूं कि उनको कौन राय देता है। उन्होंने सारी रायतें ले ली और उनको राय किस तरह से ली है, ये पीडीएम की वजह से ली है ना। तो मैं कहता हूं हुकूमत को थ्रेट किया है, हुकूमत को थ्रेट, रायतें किस तरह से मिलती हैं? थ्रेट होती है तो रायतें मिलती है, वैसे कौन रायतें देता है? देखिए साहब आप क्या समझते हैं, आप क्या चाहते हैं कि क्या करें? कोई पीडीएम जाए गले से पकड़े बाहर निकाल दे। चेयरमैन सेनेट फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि मिल बैठकर बात होनी चाहिए। नहीं मिला, डिप्टी चेयरमैन सेनेट जरदारी साहब और पीडीएम को नहीं मिला। सेनेटर ठीक है वो जीते हैं, लेकिन उसके बाद तो आपस में पीडीएम ने धड़न तक था, हुकूमत ने तो कुछ नहीं किया सर। यानी पीडीएम ने पीडीएम को हराया है, पीडीएम ने पीडीएम को हराया ना। गफूर हैदरी साहब को किसने हराया? पीडीएम मुझे एक बात बताएं, तो फिर चेयरमैन सेनेट को फिर गवर्नमेंट की इत्तेहादी जो पार्टी है उनमें भी फटे हैं, बेतहाशा फटे, हर इलेक्शन पे फटा आता है, हर वोट पे फटा आता है। काफ लीग की अपनी डिमांड्स है, एमकेएम की अपनी डिमांड्स है, बाप की अपनी डिमांड है, गवर्नमेंट के अब ये जो गिलानी जीते हैं ये हुकूमती इत्तेहादी पार्टियों की वजह से जीते हैं। एंड रिजल्ट क्या है? हुकूमत तो विन-विन सिचुएशन में है। तो फिर पार्टी भी चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी को नहीं गिराया। चले आपका यूसुफ रजा गिलानी को सेंटर किसने पॉइंट ऑफ व्यू है? उसामा साहब, यूसुफ रजा गिलानी को सेंटर पीडीएम की वजह से बने ना, तो चेयरमैन सेनेट ना बनने में पीडीएम ने उनको हरवाया ना, हुकूमत ने तो नहीं हरवाया। अध्यक्षीयत उनके पास है, यानी पीडीएम ने उनको सेंटर बनवाया और पीडीएम ने चेयरमैन सेनेट हुकूमत का बनवाया। पीडीएम ने चेयरमैन सेनेट हुकूमत का बनवाया और अपना मोहरा हरवाया। पीडीएम ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट अपना हरवाया, हुकूमत का बनवाया। कादिया से इख्तिलाफ तो बर्दाश्त ही उन्होंने ठीक है। अच्छा दो चीजें सर ब्रेक हो जाएगी, मुझे तो लीड पार्टी, दो पॉइंट, सिंगल मेजॉरिटी पार्टी है। दो पॉइंट्स मुख्तसरन, एक तो ये कि आगे भी जरदारी साहब की चलती रहेगी, एक चीज बाबर साहब, 2023 तक तो उनकी चलेगी, जरदारी की चलेगी। दूसरी चीज ये कि ये जो सिलेक्टेड का खून, ये दोबारा ये किस्त चलेगी, ये ड्रामा, ये रील दोबारा रिप्ले होगा या खत्म हो गई? इसमें दो बड़ी चीजें, या बिलावल और मरियम सुलह हो गई, दो बड़ी चीजें गुफ्तगू नहीं हो रही अभी तक। उसमें सर दो बड़ी चीजें। पहली चीज तो ये है कि पीडीएम में दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो हैं उनके अपने अपने एजेंडे हैं।
पीपल्स पार्टी का अपना एजेंडा है, नून लीग का अपना एजेंडा है। पीपल्स पार्टी जो है वो पार्लियामेंट के अंदर रह के लड़ाई लड़ना चाहती है, नून लीग पार्लियामेंट से बाहर लड़ना चाहती है। वो है ही ये बात दोनों के दरमियान एक बड़ा इख्तलाफ है और पार्टीज के दरमियान हर एक पार्टी का अपना एजेंडा होता है। बड़ी पार्टी के दरमियान मरियम और नवाज शरीफ, बाकी नून लीग नहीं। सर यही नून लीग है, यही नून लीग है सर। इस टाइम यही नून लीग जो इलेक्टेड लोग हैं वो इस टाइम अभी यही नून लीग है, आप इसी को नून लीग कहेंगे। अच्छा, ये इन दोनों के जो असेंबलियों के अंदर है ही नहीं, जिनकी मरियम साहब और नवाज शरीफ जब तक उस अथॉरिटी को शहबाज शरीफ चैलेंज नहीं कर देते, यही जब होगा हुसैन को मिनिमाइज करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, यानी उनको पार्टी जो उसके दूसरे सेंस में ना ले लीजिएगा, टाइम लगता है। वो आपको थ्रेट का वो भी आ जाएगा। नवाज शरीफ साहब, मैं बार बार कई दफा कह चुका हूं कि नवाज शरीफ साहब अल्ताफ हुसैन पार्ट 2 बन चुके हैं। सर अभी नून लीग पे उनका कंट्रोल ब्रेक के बाद बात करेंगे। करवाते हैं जिस दिन उनके खिलाफ ओपन बगावत होगी उस दिन आप कहिएगा कि वो माजी बन चुके हैं। अभी वो माजी नहीं है, अभी नून लीग का कंट्रोल, मरियम का, नवाज का कंट्रोल जेल में बैठे हुए। लेकिन आप जानते हैं ना सवाल, जब बाहर आएंगे, जब चैलेंज करेंगे, मैं उस दिन लड़ाई होगी, उस दिन आपसे पूछूंगा कि हाँ, उस दिन मानूंगा हाँ वाकई उनकी अथॉरिटी को चैलेंज कर दी। अच्छा सर, एक सेकंड, सवाल वही रह गया, क्या फजलुर रहमान साहब ने मना लिया दोनों को, बच्चों वाली हरकतें नहीं होनी और ट्विटर पे एक दूसरे के खिलाफ? उसामा साहब दोबारा आएंगे बयान? उसामा साहब देखें, पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान इख्तिलाफात होते हैं, दोबारा ये चलते रहते हैं, लेकिन मैं इनका जो बड़ा मुश्तरका गोल है वो है इनकी करप्शन बचाना, उस पे ये इकट्ठे ले रहे हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे। मरियम नवाज साहिबा को नैब ने कहा जी आपको आने की जरूरत नहीं है। क्या ये मरियम साहिबा की जीत है? या अंदर जो लिखा हुआ है कि अभी तक हम सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं, 10 साल सजा भी हो सकती है अदम ताउन पर, ये क्या चक्कर है? और फिर शहबाज शरीफ साहब क्या जमानत पर रिहा होने वाले हैं? ऐसा वक्त आ गया है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। मरियम नवाज साहिबा की पेशी थी, उनको बुलाया गया था और कहा यह गया था कि जी वो आएँ, पेश हों नैब में और बताएं कि 1444 बल्कि तकरीबन 1500 कनाल का कहा गया। नोटिस भी आया था, प्रेस रिलीज़ में भी इसका जिक्र आया। अब एक अचानक प्रेस रिलीज़ आ गई जब मरियम साहिबा ने आज जब पेश होना था, उससे चंद घंटे पहले हम कहेंगे रात देर से, जिसमें नैब ने कहा कि मफाद आमा के पेश नज़र, क्योंकि NCOC ने भी ये कहा है कि वबा फैलने का शदीद खतरा है और वबा फैल रही है, तकरीबन 8 महीने बाद ये सूरत हाल देखी गई है कि इतने 4000 से ज़्यादा केसेस बढ़ गए हैं। तो ऐसी सूरत में चूँकि मरियम साहिबा बहुत लोग इकट्ठा कर रही थी और ख़दशा था, अमनो अमान का भी, मफाद आमा के खिलाफ भी हो सकता था वबा फैलने का, तो इसलिए आप प्रेस रिलीज स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसमें ख़ास बात जो की गई है वो 10 साल कैद का भी उन्होंने कह दिया है कि जी अदम ताउन ये कर रही हैं तो इसमें हम कर सकते हैं, अभी तक सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। तो लिहाजा फ़िलहाल मरियम साहिबा की जो पेशी है इसको मुलतवी कर दिया गया है और फिर मुनासिब वक्त पर उनको बुलाया जाएगा। अब मरियम साहिबा 12 अप्रैल तक ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी पे थी, लेकिन जब ये प्रेस रिलीज आई तो बहुत ज़्यादा खुशी नज़र नहीं आई नून लीग के कैंप में। मरियम साहबा ने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि जी अब तो मैंने पहले ही कह दिया था, आसानी से नहीं मैं इनका को शिकार बनूंगी और जितना कानून के सामने हमने आना था आ गए, अब बस बहुत हो गई। और ये अवाम के, ये बात उन्होंने कि अवाम के दबाव की वजह से नैब को पीछे हटना पड़ा है। तो ये इसका मतलब है कि उनका ये काम जो उन्होंने पूरे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे किए थे, उन्होंने कहा कि जो पूरे पाकिस्तान से लोग आए हैं मैंने सुबह उनको नाश्ता देना है और अब तो सब तैयार थे, आ रहे थे। तो ये इस पर बाबर अवान साहब ने भी कल हमारी एक प्रोग्राम में, समी साहब के प्रोग्राम में कहा कि ये अटैक करना है, इसका मतलब रेंट ए क्राउड कोई भी कर ले, बहुत से लोग को उठा ले आए तो नैब पेशी पर फिर वो नहीं जा सकेगा। उसामा साहब, नैब ने ये जो स्ट्रेटजी खेली है ना, और जिस तरह आपने कहा कि नून लीग में इसकी खुशी नहीं मनाई गई और बहुत ज्यादा गुफात आना, ये जश्न नहीं मनाया गया, उसका खर्चा बड़ा हो गया। उन्होंने इस्तकबालिया कैंप लगाए हुए थे, बड़े लोगों को इकट्ठा किया हुआ था। अब हर दफा दोबारा इकट्ठे करेंगे, दूसरे शहरों से लोग आगे रात में रुके हुए थे होटलों में और बाकी कुर्ब जवार में भी। MNA, MPA, टिकट होल्डर तंजीमी होते दौरान उनको कहा था कि आप बंदे लेके आए, 200 बंदे अरकान असम्बली को कहा गया था, टिकट होल्डर को कहा गया था, इस्तकबालिया कैंप लगने थे, ट्रांसपोर्ट हायर की गई थी, लोगों को रेंट ऑफ क्राउड के लिए मतलब हुआ था। मेरे दोस्त हैं अफजाबाद से आए थे, के हवाले से बुकिंग हो गई थी, पैसे अच्छे खासे लग गए। अब नैब जान बूझ कर, मेरी जब नैब के आला अहदेदारों से जो बात हुई तो मैंने कहा किया क्या है, कहते वो आपको पता रेंजर के हवाले से अप्रूवल भी हो गई, रेंजर पुलिस वाले सारे वो प्लान A B सब बन गया।
उन्होंने कहा कि मैंने कहा आपने इतनी डिले में ये क्यों किया है? हाई कोर्ट में भी गए, हाई कोर्ट ने भी कहा कानून अपना रास्ता बनाएगा, जब इस तरह का कर रहे हैं हम रोक तो नहीं सकते, क्योंकि जो शहरी अगर आता है तो अगर वो वायलेशन करेगा तो आप पकड़े, तो आप 38 जिस तरह वो सेक्शन कह रहे हैं नैब की कि उसमें अगर तहकीकात के दौरान ये इन्वेस्टिगेशन में वो अदम तावन करता है तो उसको 10 साल सजा है, कैद की सजा है। वो नैब की जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 99 है उसके अंदर वाज़ेह तौर पर अलामिया में लिखा हुआ है। अब ये जो बात है, एक तो कोविड-19 के हवाले से जो तीसरी जो लहर है, शदीद लहर जो है, आपको पता है उसके अंदर जिस तरह वो कह रहे हैं जो उसकी सेक्शन अगर 1G पर जो पढ़ लें, जी सेक्शन पढ़ें तो उसमें कंप्लीट बैन ऑन जो उसके अंदर जो इज्तिमात हैं, जो आपके जितने भी आपको पता 300 से ज्यादा लोग और जो सोशल डिस्टेंस, सिनेमा, थिएटर, सारे पीपल्स पार्टी भी सुना है रावलपिंडी में। अब मामला 4 अप्रैल का था। नैब कहते हैं कि हमें NCOC के हवाले से तो हमने करना ही था। दूसरी आपने जो खुद बात की है, जब एक मुलजमा 12 अप्रैल तक नैब उसको गिरफ्तार ही नहीं कर सकता, 7 अप्रैल एक केस में है और एक केस में 12 अप्रैल है, तो 12 अप्रैल तक तो उनकी बेल है। तो जब 12 अप्रैल तक उनकी बेल है, नैब ये कह रहा था, नैब ने जो कहा, उन्होंने पैंतरा क्या खेला और नून लीग परेशान क्यों है? इन्होंने आपको पता है जाती उम्र की जब मॉडल टाउन से निकलने का मुजाहरा प्लान बनाया था, जगह जगह इस्तेमाली कैंप लगने थे। कमरुज़्ज़मान कारा साहब भी कह रहे थे कि मैं भी कोई क्यादत करूंगा, इधर से मरियम साहबा निकलना था। चैनल के ऊपर जनाब सुबह से शुरू हो जाना था काम और 12-14 घंटे मैराथन लाइव नशरियात चलनी थी। एक मुलजमा और एक मुजरमा जिसमें कालदम है वो कन्विक्शन के केस में, वो उसको जनाब कवरेज मिलनी थी और नैब के बारे में जो दशनाम तराजी होनी थी, जो सवालों के जवाब नहीं देने थे, लेकिन एक कहानियां और ये किस्से, ये पूरी एक हाइप और सब चीजों का अपॉर्चुनिटी को उन्होंने अवेल करना था। नैब ने क्या किया, उन्होंने एट 11th आवर जब इन्होंने पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली, पैसे जाया हो गए और इनके अरमान जो है वो धरे के धरे रहे। और इसके अंदर उसामा साहब, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो गैर मुल्की मुल्क दुश्मन कुव्वतें होती हैं ना, हमेशा इस तरह के जब हालात होते हैं, क्योंकि देखें, और दूसरा नैब के जैसे जवेद इकबाल और डीजी नैब और दीगर जो अहम मुद्देदारान है, इनके हवाले से जो आपस में एक मुशावरत हुई और NCOC के हवाले से जो ये एक हालिया जो हवाले से दर्जनों नहीं सैकड़ों लोग जो है उनकी जिंदगियां खतरे में आ सकती थी। मरियम साहिबा, सरकारी मरियम साहिबा आज की खबर, डिस्कस होना था। मुझे खलसा की बातों पे हंसी आ रही है, जुबान बंदी है, जुबान बंदी है, मैं कुछ कह नहीं सकता। अदरवाइज मैं खुल के कहूं, मैं नैब की बात जो लिखा हुआ है उस पर आप काउंटर करें। नहीं काउंटर, अदरवाइज जो जैसे खलसा साहब दे रहे हैं ना, फिर तो कोविड में हर बंदा 10-10 हज़ार बंदे लेके आए और ना तारीख चेंज करवा के निकल जाए। और खैर साहब यही मतलब है, और इसके अलावा और कोई मतलब नहीं करता। आने दे 10 हज़ार बंदे। सर ये जो सर 10 साल का जो है ये खतरा है। क्या मुल्ज़म और मुजरिम को कवरेज देनी चाहिए? मैं इस चीज के सख्त खिलाफ हूँ। पैमरा यहाँ पे एडवाइजरी क्यों नहीं जारी करता? अच्छा नहीं जो मुजरिम और मुल्ज़म है उसकी मीडिया कवरेज नहीं होनी चाहिए। पैमरा को इस पे एडवाइजरी जारी करनी चाहिए, वो पेशी करे और वहां पे आके ये देखें लाउड स्पीकर एक्ट की भी खिलाफवर्जी होनी थी। इसकी क्यों? NCOC की सारी खिलाफवर्जी होनी थी कि इतने लोग इकट्ठे हों और पूरा उसामा साहब देखें जिंदगियां जोंक दे, मरियम साहब और कमरुज़्ज़मान चार गाड़ियों में हर चीज का नोटिस ले सकते हैं। सोशल डिस्टेंस गाड़ियों में होना था उन्होंने, जो लोग मरने थे। डॉक्टर साहब आप किस तरह की बात कर रहे हैं? इनको क्या तमाशा पकड़, फायदा क्या होना था? इस सारी अपॉर्चुनिटी का किसको फायदा होना था? मरियम साहबा की हाइप क्रिएट होनी थी, 12 घंटे मैराथन नशरियात चलनी थी। जब भी डेट पड़ेगी वो यही होगा, जब भी डेट पड़ेगी यही होगा। नहीं, जब डेट नहीं पड़ेगी 12 अप्रैल के बाद अगली स्ट्रेटजी बाबर साहब आपको लग रही है कि मरियम साहब अगली दफा अगली पेशी पर जब बुलाएंगे तब इसी तरह लोग इकट्ठे करेंगी? हर दफा ये होगा? उसने तो ऐलान कर दिया है, उसने तो कह दिया है कि जनाब अब मैं जो आसान शिकार नहीं बनूंगी और जब भी ये बुलाएंगे मैं इसी तरह आऊंगी। वो तो ऐलान करके चली गई है अब, और उसको ये पता चल गया है कि अगर मैं क्राउड इकट्ठा कर लेती हूँ 10-15 हज़ार लोग इकट्ठे कर लेते हैं तो ये पीछे हट जाते हैं, ये डर जाते हैं। रोकना चाहे तो एक गाड़ी निकलेगी उधर से, पता है ना आपको। अगर करना चाहे पंजाब में भी हुकूमत तो फिर वही सर वो और कानून अपना रास्ता पर इख्तियार करता है। हाईकोर्ट क्या कि कानून अपना रास्ता इख्तियार करे, रियासत को क्या करना है, इंतजामिया को क्या करना है, क्योंकि वहां पर जब शहबाज शरीफ साहब अगर जमानत के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया आखिरकार, तो खबरें यही थी, आपका भी तजिया ये था कि वो जब माहौल बन जाएगा मरीम साहब अपने शौक पूरे कर लेंगी कि किस तरह से चलाना है। उनको कोई श्योरिटीज और गारंटी चाहिए। वो कहते हैं भाई साहब के सामने जब खड़ा होने, जो डोगर साहब की बात है कि जब वो अपने आप को करेंगे, देखिए वो हर दफा अगर शहबाज शरीफ साहब आए तो हालात बदलेंगे पीडीएम के। पहली बात तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने ये जो अपनी बेल एप्लीकेशन अप्लाई की है, ये जो पिटीशन डाली है, इसमें बस रोना ही है।
इसमें कोई मैरिट शैरिट नहीं है। उन्होंने पहले भी hardship पे होता रहा। 1947 की कहानी लिखी है कि किस तरह से मेरे परदादा ने बिजनेस स्टार्ट लो जी, किया, मैं मेरे दादा अब ने बड़ी किया, कार- पैसा आया, ये आया, वो आया, मैंने ये डेवलपमेंट के काम कराए, मैंने करप्शन करना चाहता, इसमें कर वही लेता, कहानियां जो हाई कोर्ट ये में, कर लेता, वो कर लेता, कोर्ट में। ये सारी कहानियां वही petition में लिखी पुरानी। हैं। उसके बाद एंड पे आके उन्होंने कहा कि ये जनाब भी बता खुदा देते का हैं नाम आपकी ले ले, मदद मेरी कितने कमर दर्द होती है, 70 साल का ये बूढ़ा 93 में भी हूं, यही 12 बीमारियां, मुझे चल मैं सकता नहीं हूँ प्रॉपरली, मुझे कैंसर भी है, मेहरबानी करें, मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, मुझे बेल दे hardship, दें। आप देखिए कहाँ से स्टार्ट हुए हैं और कहाँ पे आके उन्होंने जो है उन्होंने एकदम तरले मिनटों पे आके अब मुझे बेल कर दें। ये भी कहा कि मेरे बेटे की हो गई है, मेरी भी कर दें। और सेकेंडली उन्होंने कहा जी कि ये है नैब ने इस हमजा शहबाज के केस में सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये कहा है कि ना इस केस में 100 जो है गवाहान है, 10 गवाहान के बयान कलमबंद हुए हैं। 100 गवाहान के बयान कलम बंद करने के लिए कम से कम 1 से 1.5 साल का अर्सा दरकार है। तो उन्होंने कहा जी मेरी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, मुझे किसी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, मुझे एवं इन्होंने इसमें अंदर रखा हुआ है। नहीं आप तो इन्वेस्टिगेशन की हो भी नहीं रही ना, और जेल में पड़े हो, नैब की कस्टडी तो में मुझे थोड़े हैं। निकाल, मैं बीमार भी तो हूँ, उनकी बेल हो जाती बूढ़ा है, भी आप हूँ, क्या चाहते हैं? गवाहान भी जो है वो नैब भी कह रहा है कि 1.5 साल के बाद जाके इस केस का ट्रायल स्टार्ट होना है। तो वो फिर मेरा ख्याल है कि सिमिलर यही कहानी जब एफआई में पकड़ा गया था, उस वक्त जवेद शाह और दीगर लोग हैं, अब भी कुछ रिटायर हैं, कुछ सर्विंग में है, जब इनको पकड़ा गया था। और पहला वो केस है जिसमें एफआईए ने जो नेशनल बैंक को लूटा था, हुदैबिया जो इंजीनियरिंग और पेपर है उसके अंदर इनसे रिकवरी हुई थी। और उस वक्त भी शहबाज शरीफ 90 की दहाई में भी यही कहा था, जब इनके वालिद मियां शरीफ को भी गिरफ्तार किया गया था, उन्होंने कहा था कि जनाब मेरी कमर में दर्द है। आपने देखा आसिफ जरदारी को जब केस बनता है, जब उनको गिरफ्तारी की बात या पेशियों की बात आती है तो लाठी पकड़ लेते हैं। पिटीशन में मैं तल्ला मिन्नत है कि मेहरबानी करें मुझे रिहा कर दें। डॉक्टर साहब मैं देखिए ये तो हाई कोर्ट ने करनी है, हाई कोर्ट ने फैसला लेना है, लेकिन जब बेटा जवान है, खूबरू नौजवान बेटा, उनकी अगर बेल हो सकती है तो शहबाज शरीफ को 93 से ये रिकॉर्ड पे है, उनको 93 में भी टेक्निकल बुनियाद पे, क्योंकि इनको टेक्निकल जस्टिस मिलता है, इनको मेरिट की बुनियाद पर 99 में जब 90 की दहाई में और बाकायदा उसमें रिकवरी हुई थी। उसामा साहब पहला ये केस है जिसमें एफआई ने रिकवरी की थी, इन्होंने बाकायदा रिकवरी दी थी। एक तो हमजा वाली रिकवरी है ना, एक शहबाज शरीफ साहब ने पैसा रिकवर किया था जब इनके बाल, इनको भी पकड़ा गया था। तो मामला ये है कि हार्ड और टेक्निकल बुनियाद पर वो जवाब उनका है कि जेल में पड़े हुए हैं 100। अच्छा, कल हमने बात की थी कि शुगर माफिया पे हाथ डाला गया है, मुकदमा दर्ज किए गए हैं, गिरफ्तारियां हो सकती हैं, तो शुगर सब ब्रेक है। शुगर माफिया अब जवाबी वार कर रहा है। 800 रुपए तक चीनी की बोरी जो है उसकी कीमत बढ़ गई है, कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, अब बिजली की कीमतें भी आगे चलकर बढ़नी है। क्या बनेगा, ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। IMF से पाकिस्तान का $6 अरब का मुआहिदा हो चुका था और 1 साल से ये मुअत्तल था, अब दोबारा शुरू हो गया है और पाकिस्तान ने IMF की शराइत मान ली है। मिनी बजट भी आ गया है, 140 अरब रुपए के नए टैक्सेस हैं, बल्कि 150 अरब रुपए के कहा जा रहा है। बिजली अब मजीद महंगी की जाएगी, ₹1.40 फौरी तौर पर, और इसके बाद तकरीबन अगले 2 साल में ₹5 से ज़्यादा, ₹5.40 गालिबन अगले 2 साल में, ₹5.5 तक अगले 2 साल में महंगी करनी है। नेपरा को इख्तियारात दे दिए हैं, जब वो चाहे महंगी कर सकता है। 1400 अरब रुपया दरकार है बिजली सिस्टम को बेहतर करने के लिए, सर्कुलर डेट का मुकाबला करने के लिए, लिहाजा ये चीज़ें ज़रूरी थी। IMF ने कहा कि ये आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते मुल्क आपका कि जी ये सर्कुलर डेट बढ़ता जाए। बिजली आप बना रहे हैं 22 रुपये की 1 यूनिट की, तो आप बेच रहे हैं 15 रुपये 16 रुपये, ये नहीं चलेगा, आप उस तक लेकर जाएं जितने की बिजली आप महंगी बना रहे हैं। सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान बना रहा है। अब इसके साथ साथ चीज़ों की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन IMF ने $50 करोड़ की फौरी मंजूरी दे दी है, $60 करोड़ का वर्ल्ड बैंक ने कह दिया वो भी देंगे। तो जहाँ अच्छी खबरें हैं वहाँ मुश्किल भी है, क्योंकि ये बोझ कहीं ना कहीं तो लोगों पर आएगा, चाहे बिजली बढ़ने की सूरत में हो, चाहे ये मिनी बजट हो, इसमें इस्तिस्ना ख़त्म किया जा रहा है, जहाँ कई टैक्स की छूट थी वो भी ख़त्म हो रही है। शुगर माफिया की अगर बात करें तो अब उन्होंने भी पलट कर वार किया है, जिस तरह मुकदमा दर्ज हुए, FIA जो है उनके पीछे है, गिरफ्तारियों का खतरा है। तो 800 रुपये फ़ी बोरी चीनी की कीमत बढ़ गई है और नायाब भी हो गई है। ये भी कहा जा रहा है कि परचून की दुकानों पर सिर्फ 1 दिन का रह गया है, पीछे अब चीनी भी गायब कर दी गई है। तो सबसे बड़ा माफिया है, वो भी पलट कर वार कर रहा है। तो असद खरल साहब के पास कुछ एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स भी हैं, खबरें भी हैं,
शुगर माफिया के हवाले से। लेकिन खरल साहब, ये जब 800 रुपया फी बोरी इजाफा हो जाएगा तो इतना आसान तो नहीं है इतने बड़े कार्टल से टकराना। मोनोपोली है उनकी, वो चीनी गायब हो जाएगी, मिलेगी नहीं किसी को। अब उसामा साहब, अब हक और बातिल की एक जंग है, और इमरान खान साहब जिस तरह हम खुद भी कहते हैं कि माफिया के अंदर घिरे हुए हैं, जिस तरह एक तो वो माफिया का रुकन जो है, वो जो उनके अपने भी स्टेक्स थे, वो नदीम बाबर साहब के बारे में खबरें आ रही हैं, तो पता नहीं अब छोड़ दिया जी उन्होंने, कोई पता नहीं चलता ना, कभी आते हैं ताबशकोर चले गए, वापस आ गए, कुछ चला जाता है, कूदा तब्दील हो जाता है, इधर से उधर हो जाता है। तो बार हमें कोई पता नहीं कि पीएम साहब फिर उनको बुला लें, फिर वो वापस आ जाए, तो कोई पता नहीं है। खबर यही है हमारे इंक्वायरी 2 महीने इंक्वायरी चलेगी। उस दौरान सेक्रेटरी और जो मिनिस्टर बाबर साहब, नदीम बाबर साहब, वापस भी इन दोनों से ओहदे वापस ले लिए गए हैं। इंक्वायरी में अगर वो बेकसूर साबित होते हैं तो इसलिए हम कहते हैं कि आगे की दूर की कौड़ी ना लाएं, कोई पता नहीं। मैं समझा जी, वो तो इमरान खान साहब मामला उसामा साहब ये है कि जो आप कह रहे हैं ना 800 रुपए की, देखिए पहले जब गंदम और आटा माफिया पे हाथ डालना की कोशिश की तो उन्होंने धमकियां लगाई, आपको पता है, फ्लोर मिल एसोसिएशन आ गई मैदान में, और पहले भी यही होता था। आप देखिए जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और उस वक्त डोगर साहब भी गवाह हैं कि कुछ जो चैनल मालकान है और जो घी और ऑयल वाले जो सारे हैं, उन्होंने बाकायदा घी की एकदम से कीमतें बढ़ाई, और उसके बाद जो राना सनाउल्लाह साहब ने उस पर ऑपरेशन को किया लीड, और फिर जिस तरह कड़ाके निकाले गए, डोगर साहब भी गवाह, डोगर साहब घी और ऑयल की किस तरह कीमतें नीचे आई थी। जब हुकूमत अगर करने पे आ जाए, अब आटा और जो फ्लोर माफिया और गंदम पे तो हुकूमत बेबस होगी। अब जो शुगर के हवाले से मैं कह रहा हूँ, ये 800 बोरी बढ़ा रहे हैं ना, 800 रुपए की कीमत जी, तो हुकूमत जब चाहे दुनिया में सस्ती चीनी जहाँ से मर्जी मंगवा सकती है। पहले भी सर 3 अरब डॉलर तो हमारे इस पे लग गया, इनकी चीनी किधर जाएगी, ये किधर छुपा लेंगे, चीनी किधर ले जाएंगे, इतना दामों में पहले भी ये चीनी कौन सा खराब देखिए ना, याब तो अब हो गया, अब जो नया वाला काम आ गया, जहाँ हुकूमत ने जो क्रिकी लगा दिया ना, जो डोगर साहब ने कल बात की कि जो स्टॉक इनको ब्रोकर को स्टॉक को रजिस्टर करानी पड़ेगी, हर 15 दिन के बाद चेक करानी पड़ेगी। डिप्टी कमिश्नर को इख्तियार दे दिया गया है, केएन कमिश्नर को इख्तियार दे दिया गया है कि वो चेक कर सकते। पहले तो इनको पूछने वाला ही नहीं था ना। अब मामला ये उसामा साहब सुन लें या सुनते जाएं, जो 10 FIR अब तक हो चुकी हैं, 10 FIR हो चुकी हैं, और उसमें मोटी मोटी चीजें मैं बता रहा हूँ। क्रक्स शुगर सट्टा मलिक अब्दुल्ला आबाद ग्रुप के खिलाफ मुकदमा, मलिक आबाद ग्रुप में मलिक आबाद, असद परवेज भट्ट और शेख साजिद शामिल। अब उसके बाद आ गया मुल्तान ग्रुप, आ गया सट्टे के हवाले से, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। उसके मुल्तान ग्रुप के जो उसमें शामिल कौन है, राशिद मुल्तान और आमिर आसिफ, कैसर सलीम और अवैस गुलाब। उसके बाद आ जाते सट्टे के मौलवी जहीर ग्रुप, इसके खिलाफ मतलब मौलवी जहीर ग्रुप के कौन से अरकान है जी एक्टिव। जहीर ग्रुप में वकास सिर्फ चावला है और मौलवी जहीर है। उसके बाद आ जाता है मलिक माजिद ग्रुप जो है, इसके खिलाफ भी माजिद ग्रुप में सुफियान मलिक, फुरकान बाबा और जाहिद मलिक ये आ गए। और खुरम दवाई जो है ग्रुप है शुगर सुट्टा, इसके खिलाफ मुकदमा, इसमें खुरम शफी, खुरम दवाई और नदीम आफ्ताब शामिल है। इसके साथ साथ मिर्ज़ा ग्रुप है, उसके खिलाफ मिर्ज़ा ग्रुप में शेख आमर वहीद, मिर्ज़ा नदीम, मुसनसर गोगी और असद भाइया शामिल है। इसके बाद आ गया जी 7वीं FIR तुफैल गोगा ग्रुप है जी। अब सुनते जाए, नाम अजीबो गरीब किस्म के हैं, और उनमें शेख तुफैल है, इमरान तुफैल है, सुहेल भट्ट है और जुनेद गुगा भट्ट है। फिर उसके बाद है भल्ली ग्रुप, इसके खिलाफ जो मुकदमा हुआ, इसमें महमूद बल्ली, असलम बल्ली और हाजी, आगे बड़े ग्रुपों का बना, ये तो भी छोटे छोटे करिंदे हैं ना, हाजी हीरा। और उसमें प्राचा ग्रुप है, उसके खिलाफ है आतिफ प्राचा, मुश्ताक प्राचा, और उसके भट्ट ग्रुप के खिलाफ मुकदमा हो गया। उमर सलाउद्दीन हो गया, फैसल जिया, तरीन, इसके अंदर जो मुलजमान बड़े बड़े जो नाम है, तरीन ग्रुप है जी। अच्छा, इसमें जो जंगी तरीन और JDW हो गया, शरीफ ग्रुप हो गया, उसमें शरीफ फैमिली, रमज़ान शुगर और दीगर है। अलायंस ग्रुप है, अलमोइज़ है, थल ग्रुप है, हमजा शुगर मिल वगैरह है। और ये जो सारा इसके हवाले से, और उसामा साहब इसके अंदर ये नहीं हुआ, FIA ने इनसे जो 32 जो पकड़े हैं, इनसे मोबाइल फ़ोन, और जिस तरीके से इनका जो डाटा निकाला गया है, और जिस तरीके से इनसे लैपटॉप जो बरामद हुए हैं, और जो सारी उन्होंने कहानी बनाई, FIA ने इनके अकाउंट तक पकड़ लिए। ये सारे अकाउंट हम स्क्रीन पे भी नाज़रीन को दिखा रहे हैं। इसके अंदर बाकायदा अकाउंट नंबर मेंशन है, जिस तरह मैजान बैंक में टाइटल है साकिब उमर जो है, उसमें रिकवर्ड फ्रॉम व्हाट्सएप लॉग्स। ये बाकायदा FIA ने फ्रांसीसी इंटेलिजेंस इदारों की मामलत थी। ये अकाउंट है जिनमें सट्टे का पैसा जाता था। हाँ जी, बाकायदा। और ये व्हाट्सएप ग्रुप हुआ है, मैं बता रहा हूँ जो नाम ये लिखा हुआ है, ग्रुप में हो रहा शुगर ये FIA चीनी इतने की निकाल। हाँ जी, ये रिपोर्ट्स में इनसाइड ट्रेडिंग उसमें कहते हैं, और जहांगीर ऑलरेडी इनसाइड ट्रेडिंग के अंदर जब फंसे तो उन्होंने पैसे भी जमा कराए। इसके अंदर आप देखें, ये जो शुगर जो है ना ट्रेडर्स व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव सिंस 18 जनवरी 2020 से ये ग्रुप था। ये इंटेलिजेंस दारों की मॉनिटरिंग थी। एक JIT बनी 20 रुकनी, इसमें 20 टीमें हैं, और DG FIA इसको वाजिद बराह रास्त देख रहे हैं। अबू बकर खुदाबख्श जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल
पूरे पंजाब और केपी के क्या लाहौर में बैठते हैं वो, और डॉक्टर रिजवान और शेख रशीद साहब आपको पता है वज़ीर दाखिला है, और उसके साथ साथ शहजाद अकबर चूँकि स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर भी हैं जो FIL के नीचे भी, और मशीर अकाउंटेबिलिटी भी हैं, स्पेशल जो एडवाइज़र हैं। उसके साथ साथ वज़ीर आज़म इस ऑपरेशन को बराह रास्त देख रहे हैं, और इसके साथ साथ उस्मान बुज़दार के साथ साथ जो DG एंटी करप्शन है गौर नफीस, वो इस चीज़ के अंदर भी शामिल है। तमाम जो इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसके अंदर उसामा साहब पूरे अकाउंट उन्होंने पकड़ लिए हैं, और इसके अंदर जो अकाउंट भी इस तरह मोटी मोटी चीज़ें बैंक अल्फलाह में जिस तरह आदिल राइस मिल्स है उसके हवाले से बता रहे हैं, और इसमें खुसरो वाले और बहुत सारे लोग हैं। इसमें 10 FIR अब तक दर्ज हो चुकी हैं। 110 अरब रुपए का तो वॉल्यूम निकाल लिया बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एविडेंस हो गए हैं। आपके पास तो बहुत से डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें, ये सारी इसके अंदर हम दिखा सकते हैं। इसमें अब मामला ये जो 800 रुपए बोरी अब ब्लैकमेल कर नहीं सकते। अच्छा बाबर साहब, ये तो बात हो गई, एक माफिया को पकड़ते हैं उसका रिएक्शन तो आना ही आना है, लेकिन अब ये जो बिजली का हो रहा है, जिस तरह से ये मिनी बजट आ गया है, इसका इम्पैक्ट तो आवाम पर आएगा, लेकिन कड़वी गोली निकलनी है। शुगर पे बात कर लूं जी जरूर कि गवर्नमेंट ने जो किया है वो ये है कि एक्स मिल प्राइस जो है वही असल प्राइस कंसिडर की जाएगी। होता ये था कि मिल मालकान जो थे उन्होंने आगे फ्रंटमैन रखे होते थे, ये जो ब्रोकर थे, मिल मालकान जो थे, मसलन ब्रोकर ने कागज़ों में ये शो किया कि ना इस चीनी की शॉर्टेज है, हमने जनाब इस मिल से जो चीनी है वो 110 रुपये किलो के हिसाब से ख़रीदी है, अब वो आगे हमने इतने प्रॉफिट में उन्होंने इस मार्केट में भिजवानी है, और वो करते करते वो जो चीनी जो मिल को मिल रही थी 70 रुपये की, मिल ने बेची ब्रोकर को 110 रुपये की, ब्रोकर ने आगे मंडी में बेची 120 रुपये की, मंडी ने आगे दुकानदार को बेची 130 रुपये की, और एक दुकानदार ने आगे 140 की रिटेलर आम आदमी को बेच दी। अब इन्होंने कहा है कि ये मिडल मैन का सारा रोला ही मुका दें, जो मिल प्राइस है उस पे जो चीनी है वो आम कंज्यूमर को अवेलेबल होगी। बात खत्म होगी, बात खत्म सर, वो दुकानदार क्या उसके पास आएगा? एक सेकंड, नहीं मंडियों में जो चीनी जानी है, हाँ जी, जो मंडी में जानी है, मंडियों में जो बड़े बड़े ताजर बैठे हुए हैं वो आए, और पूरे पाकिस्तान में एक्सपायर रेट जिस तरह होता है, दरमियान में जो ब्रोकर का रोल है वो खत्म कर दिया। ये इन्होंने पता क्या किया, अब देखिए ब्रोकर जो थे 99% जो थे पैसे भी इनके थे, के फ्रंटमैन थे, चीनी भी इनकी थी, उनका रोल निकाल के चीनी अगर 80 रुपए किलो है तो वो मिल जो है उसके साथ साथ शुगर और कमिश्नर जो है उसके पास सारी मिलों का सारा स्टॉक पड़ा हुआ है, उसको पता है कि किस मिल के पास कितना चीनी का स्टॉक है, अगर वो उससे स्टॉक छुपा नहीं सकते, अगर वो छुपाएंगे वो पर्चा दे देगा कि वो फौरी तौर पर पर्चा दे देगा और जब्त कर लेगा। ये जो 800 रुपए फी बोरी कीमत बढ़ गई है, ये तो अब रिएक्शन तो है, वो तो अब एक दफा तो रिएक्ट करेंगे, क्या करेंगे, मैं क्या रिएक्शन देंगे? अभी तो अब मसला ये है कि स्टॉक गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट को सारे स्टॉक का पता है, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर जो है वो गवर्नमेंट के साथ इन लाइन है, 2 मिनट में उनके स्टॉक पे कब्जा कर लेंगे। अगर ये कब्जा जो छुपाएंगे स्टॉक वो कब्जे में आ जाएगा फ्री में, और पर्चा अलग होगा, और जो 800 रुपए बोरी अगर आपको पता है उस पर बढ़ाएंगे तो हुकूमत मंगा भी सकती है, और इनके स्टॉक अगर जाया हो गए तो फिर क्या करेंगे? ये अब सर IMF के बगैर तो हम चल भी नहीं सकते थे, अब उसकी बात भी माननी पड़ेगी। माहिर माशियाती कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में पाकिस्तान को फायदा होगा, ज़ाहिर है सर्कुलर डेट कम होगा, लेकिन आम बोझ भी होगा, तो ये अब एक कड़वी गोली है, ये निगलनी पड़ रही है, इसका इम्पैक्ट अफसोसनाक बात ये, मेरा सिर्फ दुख ये है कि जो बर्डन होना चाहिए वो ताकतवर आदमी पे होना चाहिए। हाँ, ये तो फिर टैक्सेशन और रिफॉर्म्स, अगर लाइन लो सीधा ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का इमरान खान साहब कहते हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।